औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद क्रीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको कहता हूँ एक और प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद। हुज़ूर वाला इंडोर की बातें बड़ी हो चुकी हैं, आज हम आउटडोर कहीं पे आ चुके हैं और आउटडोर एक ऐसी जगह पे आप आए हैं जिसमें आजकल के दौर में, जहाँ पे इस्लामाबाद के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 83% बच्चे जो हैं वो एक लानत में मुब्तला हैं जिसको नशा कहते हैं। वो आइस का नशा है, वो चरस का नशा है, वो आजकल पिल्स खाने का नशा है, वो शराब अफीम, बहुत सारे नशे ऐसे हैं जिसमें अवाम नास की वो यूथ इन्वॉल्व हो चुकी है। इकबाल के वो शाहीन इन्वॉल्व हो चुके हैं जिन्होंने कल इस मुल्क के लिए भाग दौड़ करनी थी, कल इस मुल्क का नाम रोशन करना था। बेहतरीन दिमाग आजकल जो हैं वो बदतरीन जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन कहते हैं कि नाउमीदी कुफर है और हमें नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। इसी सिलसिले में कुछ रिहैब सेंटर एक नेक जगह बनाई गई हैं, एक पाकीज़ा जगह बनाई गई हैं कि ये जो नौजवान, ये जो इकबाल के शाहीन जो इस मुल्क के पाकिस्तान की अजीम सपूत हैं, उन्होंने कैसे दोबारा अपने आप को रिहैब करना है, दोबारा अपने आप को ठीक करना है। तो इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर बनी गाला में एक बड़ा बेहतरीन खूबसूरत और साफ़ सुथरा था इदारा मौजूद है जिसकी परफॉर्मेंस तकरीबन 100% है। इनके आने वाले पेशेंट मुतमिन होने के साथ साथ अपने आप को दोबारा से ज़िंदगी की उन तमाम एक्टिविटीज़ में शामिल कर पाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है। आज मैं मौजूद हूँ HDRC में, और जिसमें असद साहब से मुलाकात होगी जो यहाँ की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। मुख्तलिफ और डायरेक्टर से मुलाकात होगी, साइकेट्रिस्ट से मुलाकात होगी कि कैसे अपने आप को, अपनी ओवर थिंकिंग को काबू में पाया जा सकता है और कैसे अपने आप को दोबारा से एक नॉर्मल इंसान किया जा सकता है। वैसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें छोटे छोटे आपको क्यूज़ की, छोटी छोटी मदद की ज़रूरत होती है, जिसके बाद आप बड़े आसानी से अपने जो है वो मामलाते ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो है वो आपको ओवरऑल व्यू दिखा रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि ये कैमरे के गेट के बाहर का व्यू है। इस वीक के अंदर मुख्तलिफ आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी। ये बड़े गुंजान आबाद इलाके में मौजूद है और लगभग जो बाहर से मालूम होता है कि ये तकरीबन एक बड़ा 10 कनाल का फार्म हाउस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो सकती है, जिसमें रैकेट खेले जा सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। उसके अलावा बाहर बैठने की बड़ी एक बेहतरीन स्पेस मौजूद है कि आपने नेचर का मज़ा लेना हो, एसी की हवाओं से और पंखे की हवाओं से निकलना हो और आपको धूप एंजॉय करनी हो या मुख्तलिफ और चीज़ें जो हैं वो देखनी हो, तो आप बाहर आके बड़े सुकून से बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी कि जो ही आप इदारे के अंदर आएँगे तो ये डॉक्टर रूम है जी, और डॉक्टर रूम में हम देखते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? डॉक्टर साहब थोड़ा सा खड़ा होंगी मेरे साथ आप प्लीज़? बताइएगा कि कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? मैं तकरीबन 1 साल हो गया प्रैक्टिस कर रही हूँ। अमूमी तौर पे पेशेंट क्या कहते हैं साइकेट्रिस्ट का? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों की साइकी का मेन मसला क्या है? बहुत सारी मिथ्स हैं माशरे में, जैसे कि वो समझते हैं कि हमारे माइंड को रीड करना है, तो उन मिथ्स को हम ब्रेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम जो है उन पे कुछ थेरेपीज़ को अप्लाई करते हैं। ये जो तलाक की रेशो बढ़ गई है, ये जो घर में लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, ये हर बंदा जो है वो खाने को दौड़ता है, पड़ोसी की गाड़ी भी हमें जो है वो समझ में नहीं आती, ये सारा कहीं ना कहीं साइकी का एक किरदार है। बतौर कौम हमारी साइकी बड़ी गिर नहीं गई, हम बड़ी घटिया सोच के मालिक नहीं हो गए? नहीं, ये तो कहना तो बहुत गलत है। असल में बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो गई है लोगों में। जब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है तो वो रिश्तों में जो है वो गैप आ रहा है, रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं, चाहे वो वाइफ के साथ हैं, चाहे बच्चों के साथ हैं, चाहे वो जो है वो प्रोफेशनल प्लेसेस पे हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि लोगों में बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कभी कोई ऐसा हुआ कि पेशेंट को डील करते 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 लगा हो कि यार ये तो मुझे इस साइकी का पेशेंट बना देगा? कोई इस तरह का ट्रिकी केस है आपके पास? ट्रिकी केस तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे, तो क्योंकि मैं पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट करती हूँ, बल्कि मुझे कई दफ़ा जो है डिफरेंट यूनिक केसेस जो है वो ट्रीट करने को मिलते हैं, तो मुझे काफ़ी जो है वो मज़ा भी आता है। अपनी साइकी को बेहतर करने के लिए आप क्या करती हैं? कोई मूवीज़ देखती हैं, खाने खाती हैं, आउटिंग करती हैं, ये क्या चलता है? हाँ, डेफिनेटली उसके लिए जो भी मुझे पसंद होता है, जैसे मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है, तो मैं उसको जो है ना वो पहले प्रायोरिटी देती हूँ। शक्लें बिगाड़ती हैं आप या अच्छा बना लेती हैं?
नहीं बेहतर बना लेती हूँ, बहुत आर्टिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जब मैं फ्री टाइम मुझे मिलता है या तो मैं उसमें आर्ट रंगों करती में हूँ। खेलती हैं आप। Yes. बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। ये हमारे साथ पहली साइकेट्रिस्ट मौजूद थी जी। आगे मजीद डॉक्टर साहब की मुलाकात होती रहेगी और मुलाकात हम करवाएंगे, बल्कि पेशेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट क्या कहते हैं। बड़ा एक जिसे कहते हैं ना सादा सा सिस्टम है जिसमें हम चलते जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, हम एक और जगह मौजूद हैं जी, आइएगा जी प्लीज़ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अनीला सरफराज। अनिला, कितने अरसे से वाबस्ते हैं आप यहाँ पे? मुझे तकरीबन इस एडिक्शन की फील्ड में तकरीबन 3 साल हो गए। आपका काम क्या है कि लोगों को एडिक्शन ख़त्म करवाना? जी मेरा बेसिकली यहाँ पर जो मेरी ड्यूटीज़ है एज आ लाइक मेरी जो असाइनमेंट्स हैं यहाँ पे कि मैंने क्या चीज़, मेरी बेसिकली चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम है कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, चाहे वो एडिक्शन से रिलेटेड हैं या वो साइकेट्रिक इलनेस से हैं, उनको थेरेपी करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको साइको एजुकेट करना उनकी बीमारी से मुतल्लिक, और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ दोबारा जा सके और अपनी रिकवरी मेंटेन कर सके। अच्छा, कौन सा पेशेंट आपसे ज़्यादा मुतमिन होता है, मेल या फीमेल? यानी कि वो मज़ा कौन से पेशेंट को आता है, आपको लग रहा होता है कि ये बड़ा इंटरेस्टेड है, यानी कि मेल को फीमेल पेशेंट डील करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, या मेल को फीमेल, या मतलब क्या अपोजिट जेंडर करता है या सेम करते हैं आप लोग? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से मैं दोनों पेशेंट को देख सकती हूं, एज अ मेल को भी और फीमेल को भी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम जेंडर बायसनेस की बात करें तो अगर अपोजिट जेंडर डील करेगा तो मेरे ख्याल से आप बेस्ट अपनी रिकवरी का दे सकते हैं। लेकिन दोनों जेंडर इक्वालिटी है इसमें, हम क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट हम ये चीज़ देखते हैं कि आपका लाइक पेशेंट के साथ कनेक्शन कैसा है ना, आपकी रेपो कैसी बिल्ड हो रही है। किसी पेशेंट ने फ्लर्ट भी किया आपके साथ, आपको लगा हो कि यार कि ये तो कहीं और ही जा रहा है? जी अमूमन जो एडिक्शंस के पेशेंट होते हैं इस तरह के, क्योंकि वो अपनी लाइक उस तरह से सेंसेस में नहीं होते, उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, डिनाइल में होते हैं, तो वो इस तरह की बातें कर जाते हैं। लेकिन हाउ यू कैन डील? फर्स्टली एट दैट टाइम तो हम लाइक उसको कहते हैं कि लाइक हम उसे कोई इस तरह से ना नेगेटिव रिस्पॉन्स तो नहीं दे सकते एट द वेरी फर्स्ट टाइम, बट इन अ सेंस के थोड़ा सा उसको स्टॉप किया जाए और पर्सनल बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वाहिद जगह, थैंक यू सो मच जी, आपसे रहेगी मुलाकात। ये वाहिद जगह जहाँ पे फ्लर्ट जब आप करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि इस बेचारे की साइकी का थोड़ा मसला है, तो यहाँ पे मतलब अलाउ हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलें, अब ये दरवाज़ा मैं कैसे बंद करूँ, यहाँ से बंद करते हैं। अब चलते हैं जी रिसेप्शन की जानिब, और रिसेप्शन पे भी क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको दिखाया है कि कुछ लोग मौजूद हैं और बड़ा एक प्यारा सा इनका रिसेप्शन है। जब आपको डील करना है और आपको प्रोटोकॉल चाहिए, वेलकम चाहिए, तो ओबियसली आपको यहाँ पे बिठाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बस आप बैठे रहें जी, थैंक यू सो मच। ये अब भाई साहब मौजूद हैं, मुझे लग रहा है कि 2-3 दीवारें तो अकेली गिरा सकते हैं। तो होता है ऐसा कि पेशेंट ज़ोर वाला आया है तो आपने उसको अपने ज़ोरे बाजू से रोका है? नहीं सर, हम अपने तरीके से ट्रीट करते हैं पेशेंट को। तरीका क्या है कि मुक्का शुक्का कोनी शोनी मार सकते हैं या क्या? सर ऐसे पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते कि मौका मार दें। अच्छा, कैसे डील करते हैं? यानी कि मैं अब किसी चीज़ का एडिक्ट हो चुका हूँ और मुझे गुस्सा आया हुआ है, तो हाउ यू कैन डील मी? सर गुस्सा है तो उसको अपना मतलब बंदा अखलाक के साथ कंट्रोल कर सकता है। मौका शौका ये कोई इखलाक क्या है आपका, मुझे इखलाक बताएं। एक बंदा शाउटिंग कर रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, वो आपको जोर लगा रहा है, वो कहता है मुझे दरवाजे से बाहर जाना है। वो तो पेशेंट है, वो तो आपको मौका भी मारेगा, गाली भी देगा, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक है। फैंटास्टिक। आप पठान है? पठान कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल इस हालत में करते होंगे, तो बहुत अच्छी बात है जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जी इनका एक आगे चलेंगे तो मतलब पेशेंट के लिए बड़ा VIP प्रोटोकॉल है। यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है जैसे गेस्ट हाउस वाला सीन होता है। मुझे वो लग रहा है कि एक बेहतरीन बेड, बेहतरीन वॉशरूम्स, बेहतरीन LCD लगाई गई है और मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी इन्होंने की हुई हैं जिसमें बड़ा एक अच्छा रहेगा इनका सिनेरियो। और मैं कहाँ जाऊँ? चलें जी, आएँ यहाँ पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जी, एक हॉल है और हॉल के अंदर तकरीबन जो है, आप यहाँ पे कैमरा ना लगाएं, आप यहाँ पे आ जाएं, आप यहाँ पे आ जाएं, मेरी तरफ आ जाएं। तो यहाँ पे जी मैडम लेक्चर देंगी इनको, और लेक्चर मुख्तलिफ बेस पे होता है कि लेक्चर की वजह यही होती है ओबियसली कि हाउ दे कैन रिवाइव देयर सेल्फ, और ये दोबारा से बैकअप कैसे करें, रीहैब कैसे करें। आप सब लोग ठीक हैं जी? ठीक हैं। और यहाँ पे खुश हैं? वैसे खुश तो कोई नहीं होता, बंदा अपनी ज़िंदगी का मज़ा अपना ही है। कोई मेरे साथ 2 मिनट बात करेगा यहाँ पे आके? कोई भी आप में से? कोई भी एनीवन? ठीक है। आसिफ भाई एज क्या है? एज 36 है। 36 है। बड़े एक प्यारे शख्स आप लग रहे हैं। तो किधर निकल गए थे आप? बस ये जी मिस्टेक हो गई जी, इंसान गलतियों की गुनाहियों की तरफ चला जाता है, तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ। तो
तो इंशाल्लाह अब ठीक है, अपनी ट्रीटमेंट ली है इधर से, बड़ा अच्छा ये इन्वायरमेंट है इधर का। तो पक्की बात, आप गया काम से, वो जो ख़त्म हो गया ख़त्म। हो गया ऑब्वियसली, खत्म क्या हो गया। करते थे आप? मैं जी एक जॉब एक्सपोर्ट मैनेजर था इन वो तो करते थे, ये क्या करते थे? नशा मैं करता था जी ये पाउडर का, पाउडर का। हेरोइन। अच्छा, तो अभी आपकी सेहत से लग नहीं रहा है। कितना अर्सा हुआ तकरीबन छोड़े हुए? अराउंड अबाउट 3 मंथ से 3rd मंथ चल रहा है ये मेरा। एक वो थोड़ा सा भी नहीं लिया? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लिया। अच्छा, इट्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, इधर आप नहीं लेते तो बाहर जाके आपने खुद को मेंटेन रखना है। दिस इज़ अ रिकवरी। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि स्टार्टअप कहाँ से हुआ? दिल टूट गया था या दोस्त थे? में मजे मजे में बस ये एनवायरनमेंट भी अच्छा, कोई सैड स्टोरी वाला चक्कर ही नहीं? स्टोरी वाला कोई चक्कर नहीं, लव अफेक्शन नो चक्कर, कोई ऐसा कोई चक्कर चक्कर नहीं। नहीं। शादीशुदा है? जी नो, शादीशुदा नहीं, सिंगल हूँ मैं। अब तो शादी करनी पड़ेगी जी इंशाल्लाह करेंगे। अब ये वाले सारे आएंगे मेहंदी शंदी ले। इंशाल्लाह पर इंशाल्लाह जुबान ये है कि 3-4 साल बाद जब मिलें तो दो छोटे छोटे 7 आसिफ और भी होने चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। कोई और मेरे साथ बात करना चाहे जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे पास ये एक स्टोरीज ऐसी हैं कि हम सबको राय रास्त इस पे लेना चाहिए। और कमाल का ये इदारा है क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन आपकी ज़िंदगियों की एक जो पूरी रीहैब है वो यहाँ पे हो रही है और आपको पूरा एक रिकवर किया जा रहा है। अब आसिफ साहब को देख के कतन ये नहीं लग रहा था कि इनका ये जो है एक ख़ानदानी बंदे लग रहे थे, बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर ये यहाँ से आगे निकल जाते तो कहाँ पे पहुँच जाते। एक छोटा सा भाई आया है मेरे पास। अच्छा, फिर आपको भी बुलाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। ठीक ठाक। क्या करते हो? मैं आइस आइस और चरस। आइस और चरस। और चरस में ज़्यादा मज़ा है या आइस में? चरस में। चरस में। तो आइस फिर क्यों पी अगर चरस ही मज़े? मैं दोस्तों के साथ बैठा था, बस उधर शुगर में बस समझेंगे लग गई हूँ। कहाँ हो बेसिकली तुम? कहाँ उठा क्या? उठा को। अबू क्या करते हैं? अबू फोत हो गई। अच्छा, और अम्मी? अम्मी इधर ही हैं। इधर क्या मतलब इस्लामाबाद में होती हैं? बाद में कोटा में होती हैं। तो कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ। ओए, अकेला भाई तो बड़ा फिर जिम्मेदारियों वाला होता है। जी। तो अब फिर क्या सोचा? अब बस सोचा है कि बस तो उसके बाद नहीं करना, बस जाके बस पढ़ना है। बहनें कितनी हैं? बहन हो। 9 बहनों का इकलौता भाई और वो भी नशे कर रहा है, हैं? शर्म तो आती होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपनी बहनों में से कौन सी बहन पसंद है? मतलब 9 बहनें हैं ना, उनमें से सबसे अच्छी सारी बड़ी हैं या छोटी बड़ी हैं? सब बड़ी हैं। ओए होए, 9 बहनों का इकलौता भाई, सबसे छोटा और वो भी नशे का आती। अम्मी रोती हैं तुम्हें देख के? अम्मी रोती हैं, क्यों रोती है? अम्मी है। एक ही जमे वो भी लालो लाल है। अल्लाह। अच्छा, तो अब क्या सोचा है? अब बस सोचा है कि अब नहीं नशा करना। बहनों की शादी हो चुकी है? जी, बहनों की सब शादी हो गई है। सारी बहनों की हो चुकी एक है? रह गई है, उसकी नहीं हुई और सब की हो गई है। अच्छा, वो मुझसे बड़ी है। तो जो बहनें हैं जो शादीशुदा हैं वो मदद करती थी कहीं ना कहीं? जी। पैसे पूसे दे देती थी कि जा भाई चरस चुरस पिया? वो देती थी पैसे कि मैं मांगता था, दे देती थी, उनको पता था कि नशा नहीं कर रहा। अच्छा बस पता चल गया तो इधर लेके आ गई। अच्छा, तो अब कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? यहाँ मुझे हो गए 1.5 महीना। सच सच बात बताना कि मेन स्टार्टअप पहले बार याद है कि किस बंदे ने करवाया था? उसका नाम ले लो आज। हमजा का नाम है। हमजा? हमजा नाम है। हमजा क्या करता है खुद? हमजा खुद वेला है। नहीं, वेला तो है, वो 9 बहनों का भाई है। वो नहीं, वो उसकी बहनें आई नहीं तो वो भी मेरे से 2 भाई हैं, एक बहन है, एक इधर यस। तो बाहर की पैसों से वो नशा करता है। और तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड था? बेस्ट फ्रेंड था। तो पहली बार जब उसने नशा दिया उसने क्या कहा कि यारी दोस्ती में पी ले या वैसे क्या कहा था? उसने कहा कि यारी दोस्त में पी लो, मैं पिया, फिर मुझे आस्ता आस्ता अच्छा लगा है, फिर आस्ता आस्ता सूट लेते लेते मैं चल गया हूँ। तो चल गए हो। तो अब जब तुम्हें उसकी महसूस होता है कि वो मुझे चाहिए, तो अब रिहैब वाले क्या करते हैं कि तुम्हें कहते हैं कि चुप करके बैठ जाओ या क्या इनका तरीका कार क्या है? इनकी बहुत मेहनत है, इन्हें बहुत मेहनत किया मुझ पर, मैं ठीक हो गया। अब वैसे बहुत ठीक है, माश भी पढ़ता हूँ, अब अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक हो गया। इनने बहुत मेहनत की है मुझे। कितना अर्सा हुआ है इधर? 1 महीना 13 दिन हो गए, इन्हें बहुत मेहनत की है मुझ पर। और यहीं पे रहे हो? जी, यहाँ पे रहूँ। तो मुझे ये बताओ कि अभी दिल कर रहा है घर वापस जाने का? दिल भी करता है, पर आप इधर आए में अभी वहाँ पे, क्योंकि ये टेस्ट कर रहे हैं, शुक्र है कि टेस्ट कर रहे हैं। सारे ऐप वालों ने भी बहुत मेहनत की है, सारे मेरी मैडम ने भी बहुत मेहनत की है मुझ पर। जैसे मैं आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, अब इनने बहुत मेहनत ठीक हो गई हालत। तुम्हारी अभी शक्ल तो नहीं लग रही कि तुम नशे शशे करते हो। नहीं, जब आया तो उस टाइम बहुत हालत ख़राब थी, उस टाइम कमज़ोरी बहुत था, अभी यहाँ पे आके ठीक हो गया। ठीक हो गया। कोई घर से मिलने आता है? जी, मम्मा आती हैं। ऐसा? उम्र क्या है तुम्हारी इस टाइम? 16। तो कितनी उम्र में नशे में लग गए? अभी इसी 15 दिन मुझे हुए थे, 15 दिन में नशा किया, बस क्या है कि नशा मुझ पर बहुत वो हो गया था, हैवी हो गया हैवी हो गया था। और तुम सुबह शाम करना शुरू हो गए थे, समझ नहीं आ रही थी? समझ नहीं आ रही। तो अभी तुमने मैसेज क्या लिया है सारा इस प्रॉब्लम से? तुम्हें चीज़ समझ क्या आई है?
इट्स एब्सोल्युटली राइट कि माशरे का घटिया तरीन शख्स उसे समझा जाता है जो नशा करता है, उसकी फैमिली को बुरा समझा जाता है। तुम्हारी 9 बहनों की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे भांजियाँ भांजे, तुम्हारी सब इज़्ज़त, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहनों का सर नीचे भी हो सकता है और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहनों का सर सुरखरू भी हो सकता है। कि आज हमारा भाई तुम सिर्फ दाढ़ी रखो और हलाल कमाओ, 15-20 हज़ार भी कमाते रहो और बस ये एक सिलसिला चल पड़े तो तुम्हें अरे कभी कभी तुम्हारे भांजों को कोई ये नहीं कह सकता कि अपने मामू को देखो, अपने मामू पे मत जाना, ठीक है। कभी होता है ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं पर अब यहाँ बस जाना है, काम शाम करना है और मम्मा और बहन का ख्याल रखना है बस, और नशे की तरफ जाना ही नहीं है। बस नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ 5 जो हैं वो पढ़नी है बस। पक्का सोच लिया? पक्का सोच लिया। ये ना हो कि यहाँ से जाने के बाद 2-4 साल गुजारो। अब नहीं करता, नशा नहीं करता अब। गेम कौन सी करते हो, एक्टिविटीज़ फिजिकल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल? तो वॉलीबॉल इन 15 दिनों में 20 दिनों में बिल्कुल अटैच नहीं रही या वहीं से ये स्टार्ट? बॉल जहाँ खेलता था ना वहीं लड़के थे, बस उनने लगा दिया था मुझे नशे पे। तो अभी तक वो अपनी यशी की ज़िंदगी जी रहे हैं? जी उनको वो ठीक है, तो तुम क्यों एकदम इतना आगे नहीं? आगे हूँ बस, इंशाल्लाह अब नहीं नशा करता जी। चलो एक वैसे मैसेज दे दो, जो बंदा आज सिगरेट पीना चाह रहा है, इस तरफ लगना चाह रहा है, चलो पहले तो रिहैब का हम एंड पे मैसेज लेंगे, पहले उसको कुछ एडवाइस करो। जो वो नशे वाला है उसको क्या कहोगे? बस ये है कि ना नशा करे, यहाँ पे आ जाएगा बस। यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग गए हैं, मैं जब का आया हूँ तो ये है कि सुकून है, नशे से दूर सुकून है। अच्छा, कोई जी, टेंशन कोई टेंशन परेशानी नहीं। नमाज प्रॉपर? नमाज में प्रॉपर। तो फ़ोन मोबाइल वगैरह अम्मी से बात करते हो फ़ोन पे? फ़ोन पे बात भी करता हूँ। अच्छा, आई हैं अम्मी मिलने के लिए? महीने बाद आती हैं कभी कभार। दुख लगता है अकेले बैठ के? नहीं, यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, ट्रीटमेंट तो हो रहा है। बड़े पक्के दिल का है जी, तालियां होनी चाहिए जी इसके लिए, अल्लाह पाक इसको खुश रखे। और ही इज़ जस्ट 16 ईयर ओल्ड, और इस लड़के को आप देखें कि इसका एक टेम्परामेंट चेक करें आप, इसके एक वे ऑफ टॉक चेक करें। और आई लव द वे, मैंने जो आपको पहले आते सार बात बोली ना कि इकबाल का शाहीन, इट्स नेवर मीन दैट कि उसने कुछ जाके इंडिया पे तोपे मारनी हैं तो वो तब इकबाल का शाहीन है। इसका मतलब यह है कि वो कहीं भी बैठे, वो एक गाड़ियों का मैकेनिक भी है तो वो इकबाल का शाहीन है। वो कुछ भी कर रहा हो, इस लड़के के अंदर बहुत सारी अल्लाह ने एक सिफात डाली हैं। मुझे इसका कॉन्फिडेंस लगा है कि वो हमारे वाला है, जो हम 24 घंटे बोल बोल के हमारी जो प्रैक्टिस होती है, इसका वो कॉन्फिडेंस है। इसको अपने आप को पॉलिश करना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो दुख वाली है कि उन 9 बहनों के ऊपर क्या गुजरती होगी जिनका बाप दुनिया से जा चुका है और उसका भाई जो है वो नशे में मुब्तला है। सो देखना भी चाहिए, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी हमारे पास हो सकती हैं। कोई और बंदा जी जो मुझसे बात करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते थे? मैं आउट ऑफ कंट्री था। कौन से मुल्क में रहे? यूके में। यूके में। तो वहाँ पे तो नशा इजी हो जाता है, कोई चक्कर नहीं है? नहीं, महंगा बहुत है, लेकिन नशे पे जब लग जाओ तो फिर एक बुरी लत है। ऐसा बच्चे शच्चे हैं आपके? जी, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। बच्चे। और मिसेज ओबियसली होंगी आपकी? यस। और मदर फादर? जी, फादर जो हैं वो फोत हो गए हैं, मदर है यहाँ पे कहाँ रहाइश आपकी? पिंडी इस्लामाबाद में? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में। अच्छा ये बताइएगा कि नशा कौन सा किया, किस उम्र में स्टार्टअप लिया? कोकेन किया था, तकरीबन 20 साल की एज से स्टार्ट किया था। 20 साल में। तो अब आके आपका दिल कर रहा है कि रिहैब करना चाहिए? पहले हुआ है मेरा 2-3 दफ़ा रिहैब हुआ है, लेकिन अब लास्ट टाइम इंशाल्लाह। रिहैब क्यों बंदा जाके क्यों दोबारा नशे में पड़ जाता है? यानी कि आप रिहैब करके चले गए थे तो आप दोबारा जो है वो दोबारा क्यों चढ़े, किस तरह चढ़े? ये आप आ जाओ छोटे, मेरे पास आ जाओ उधर, इसको बताएं कि ये दोबारा अगर यहाँ से चला जाएगा तो ये दोबारा क्यों नशे में मुब्तला हो सकता है? कुछ ऐसे ट्रिगर होते हैं बाहर। सबसे पहले तो आपके यहाँ से जाने के बाद आपके घर वाले होते हैं जो आपको ऐसे बाउंड करते हैं जिसको आप अपने ऊपर हावी कर लेते हो कि यार ये मुझे क्यों बाउंड कर रहे हैं। हालांकि हम लोग यहाँ से ट्रीटमेंट ले के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट है जिसमें हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बाहर आज़ाद पंछी हो जाते हैं तो फिर आपके पास चॉइसेस हो जाती हैं, तो घर वाले यही कोशिश करते हैं कि बाउंड रखेंगे तो नहीं करेगा, तो वो आपको बुरा लगता है फिर? ऑब्वियसली वो सबसे पहले कि हम लोग इलाज करा के हैं तो अभी भी हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो वो पहला पॉइंट। तो उनके ट्रस्ट को सच साबित करते हैं आप पी के कि पुत्र लगते हो, ये लो मैं पी चुका हूँ, तुम ठीक थे। ये उस टाइम पे एक क्रेविंग की भी अर्ज होती है, उसके अंदर नहीं समझ लगती, कर जाता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने से आप अपनी जो रिकवरी है उसको मेंटेन रख सकते हैं।
दुख है ज़िंदगी में भी। कितनी एज है आपकी? मेरी 44 ईयर्स है। 24 साल नशे को दे दिए तो बंदा 24 साल बाद तो रिटायर्ड हो जाता है, पेंशन भी आ जाता है और महीने की महीना मिलती भी है, कोई प्लॉट बंदा ले लेता है, तो दुख है। इसलिए दुख क्यों नहीं होना, दुख है जिसकी वजह से आप अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं। कितना टाइम हुआ दोबारा तेरे 12 यहाँ पे? तकरीबन मुझे 9वां महीना चल रहा है। अभी जब आप 9 महीने से यहीं पे हैं, मंथली फीस क्या है इनकी, वैसे एक आइडिया दे दें। आई डोंट नो। अच्छा, घर वाले देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोटी कपड़ा और मकान मिल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से भुट्टो जिंदा है यहाँ पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एसी में सी, कंप्यूटर टीवी जो देखना चाहते हैं अवेलेबल है। जी तो ठीक है सीन। या अब क्या सोचा है आपने? इंशाल्लाह अपने ऊपर काम कर भी रहे हैं। स्टाफ सारा हमारे साथ हेल्पफुल है। ये मैडम में टीच करती हैं जिस तरह, वो काफ़ी सारी मेरी सारी रिकवरियों में ये वाला जो मेरा भी इलाज हो रहा है, यही बेसिकली इलाज हो रहा है। इससे पहले इलाज नहीं था, जस्ट रिहैब के अंदर जाते थे, वहाँ से वापस आने वाला काम था, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कुछ अर्सा रहना। वो मेरा इतना टाइम भी नहीं था, ये टाइम ड्यूर हो। वैसे 9 महीने बंदा अगर एक चीज़ से दूर रहे तो मुझे तो लगता है वो दूर हो ही जाता है। अब उसकी सोच भी नहीं आती। हाँ, जब बात करते हैं तो उस टाइम पे उफ, ये भी था, ऐसा भी था। चस्क का मूड बनता है बनेगा। नहीं, वैसे भी वो चीज़ के वो ये टाइम भी गुजरा है और वो टाइम अच्छा नहीं। अच्छा, मुझे आप दोनों से एक सवाल पूछना है कि ये जो नशा करने के बाद है इंसान, हाउ कैन दे कैन फील, कि उसको क्या लगता है कि वो उड़ रहा है, उसको मतलब बहादुरी आ जाती है, उसमें कोई एनर्जी या पावर आ जाती है, क्या होता है? बस ऐसे ही है कि जैसे वो बहुत बड़ा उसने मार दिया, लेकिन वो बेसिकली ऐसा नहीं होता। आपको क्या फील होता था जब आप नशा करते थे? दवाई पी के बंदा बुज़दिल हो जाता है और जो है सुस्त हो जाता है। हाँ, तो दवाई पी के वो सुस्त रहना चाहते थे। वो बुज़दिल हो जाता है। अच्छा, अगर सेम सवाल तुमसे है, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें रोका, कहा उस दोस्त से नहीं मिलना, घर रहो, बैठे चुप रहो, ये करो वो करो, तो क्या तुम्हें ये लगेगा कि ये मेरी माँ जो है मेरे ऊपर जुल्म कर रही है, या तुम उस चीज़ को ये समझोगे कि शुक्र है मैं रिहैब कर रहा हूँ और अच्छा है कि अब मेरी जो है वो घर वाले इस तरह मुझे लेके जाएंगे, या फिर जो ही दोबारा तुम्हें मौका मिलेगा और उड़ोगे तुम? नहीं, वो मना करते थे, मैं फिर भी छुप छुप के उनके पास जाता था, बैठता था उनके पास। अब क्या होगा? अब नहीं, अब उनके पास जाना ही नहीं है बस। ये वो पहाड़ी बंदा ज़ुबान देते, ज़ुबान का बड़ा पक्का होता है। उनके पास जाना ही नहीं है अब इंशाल्लाह। तो मामू हैं तुम्हारे? मामू हैं। अच्छा, वो भी कहते होंगे कि चंगा पांजा मिला है। बैठे आप। थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं जी मज़ीद डॉक्टर्स की जानिब और डॉक्टर से भी कोई बात करते हैं, कोई और चेहरा जो हमारे साथ बात करना चाहे जी। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नासिर महमूद साहब और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं ये, और जब से इदारा ये बना इनके साथ वाबस्ता हैं। अब पूछेंगे इनसे कि रिहैब सेंटर में एक मेडिकल स्पेशलिस्ट का क्या किरदार होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहले बताइएगा कि परसेंटेज क्या काउंट करेंगे? चलें, ये तो रिहैब वाले हैं सारे, ये कहेंगे कि इतनी परसेंट है, इतनी परसेंट है। जो आपको लग रहा है, जो आपकी कमिटमेंट है पेशेंट के साथ, उसको आप 100% में से कितना फुलफिल कर रहे हैं कि दोबारा उसको रिहैब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं इस सेंटर के, उनको अगर सामने रख के हम कैलकुलेशन करें और बिल्कुल एक ऑनेस्ट सी जो ओपिनियन है, इन माय ओपिनियन ऑलमोस्ट 80+ % हैं जो या तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं या जस्ट फॉलो अप के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। सो हमारा जो रिलैप्स का यहाँ का रेट है, ये तकरीबन ±20% आप कह सकते हो। 20% तक जो है ना वो पेशेंट दोबारा फिर आपके पास आता है जो 20% वाला होता है, या वो फिर किसी और रिहैब सेंटर में दोबारा ट्राई करता है उसकी फैमिली कि यार नहीं इसको रिजल्ट नहीं मिला, अब इसको कहीं और भेजते हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक जो पेशेंट हमारे पास एक दफ़ा आया वो यकीनन दोबारा भी यही सेंटर चूज़ करता है फॉर सम गुड रीज़न्स जो मेरे ख्याल में पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छे से पता होंगी। और मैक्सिमम पेशेंट्स जो हमारे होते हैं उनके साथ हमारा किसी न किसी हिसाब से कोई कांटेक्ट रहता ही है। यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारा उनके साथ टेलीफोनिक या फॉलो अप के लिए जो है वो रब्ता रहता है। तो उस हिसाब से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे इस सेंटर के, मेरे ख्याल में उसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना वो रिजल्ट्स हमें आ रहे हैं। आपका क्या मेनली किरदार रहता है? एक तो आपकी पर्सनैलिटी का किरदार ओबियसली इदारे पे होता ही होता है, आपका एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा उठा रहे होंगे, एक्सपोजर का भी, इनको बहुत सारी चीज़ों में आपके समझ आती है बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपका इस टाइम इस इदारे के अंदर क्या किरदार है?
دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ آئی بلانگ ٹو دس سینٹر اینڈ دس سینٹر بلانگس ٹو می، یہ کوئی غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. میری 100% کمٹمنٹ ہے یہاں پر. میری لیٹس سے فرام ڈے 1 اپ ٹل ناؤ رائٹ ٹل دس مومنٹ، اینی ٹائم جہاں پر بھی جس طرح سے بھی جو بھی ضرورت ہوتی ہے میں وہ کوشش کرتا ہوں. اور ان پاسٹ یہ ہوا ہے کہ ہماری کوئی وہ فکسڈ یہاں کی کوئی ایک ڈیوٹی نہیں ہے کہ بس یہ ٹائم سے یہ ٹائم کرنا ہے. ہماری 24 آورز اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اپنے آپ کو سرو کیا ہوا ہے. جی جی اس کے لیے بالکل. کہیں نہ کہیں ایک یہ کیونکہ ایسا صاحب سے سوال نہیں ہو سکتا تو آپ سے ہی سوال ہے کہ کہیں نہ کہیں نیگیٹو پرسپیکٹیو بھی ہے ریہیب کا کہ جی فیملی چاہتی تھی کہ جگہ نام کروانی ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ریہیب سینٹر بھیج دیا، پھر اس کو قید و بند رکھا گیا، والدین کو، بچوں کو، بیٹی کو، لڑکی کو، یعنی کہ یہ ایک الزام لگا دیا جاتا ہے اور الزام لگا کے اس کو ریہیب سینٹر 2-4-6 مہینے کے لیے سائڈ لائن کرنا ہو تو بڑا آسان ہے. کیا واقعتاً اسلام آباد کی ریہیب سینٹر میں اور بنی گالہ کے ریہیب سینٹرز میں یہ ہو رہا ہے؟ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج میرے خیال میں ہمارے پاس ٹوٹل ان پچھلے 4-5 سالوں میں شاید ایک مریض کی مجھے یاد ہے، وہ بچوں کا کچھ والد کے ساتھ شاید کوئی پرابلم تھا. بسائڈ دیٹ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ایسا ہمارے سینٹر میں کبھی ایسا ہوا آپ ہوگا. کے سینٹر کے علاوہ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ اینگل ہے، اس پہ ہم تمام ریہیب سینٹر چلانے والوں کو، اونرز کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو؟ اس پہ میرا رسپانس یہ ہوگا کہ ہیومن بینگز آر ویری کمپلیکس. دیکھیں اس میں خیر اور شر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو جو شیطانیت کی طرف ہوتے ہیں، جو منصوبہ ساز ہوتے ہیں، جو اس طرح کی کرتے ہیں، یقیناً اگر کوئی ایسی اسٹیٹسٹکس ہیں تو آئی کین ناٹ ڈینائی دیٹ. لیکن یہ کہ یہ پوائنٹ از ویری ویلڈ کہ سارے کے سارے ریہیب کو یقیناً اس پہ کام کرنا چاہیے، سب کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا سینیریو ہو اور کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہم اس میں فیسیلیٹیٹر نہ بنیں، بلکہ وی نیڈ ٹو لرن اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ٹروتھ ان آور سیلفس اینڈ دین وی ہیو ٹو. قانونی اداروں کو انوالو کر کے فوراً ان کو آگاہی کریں. کیا ایک نارمل شخص جو آپ کے پاس آئے، جیسے کہ میں نے زندگی میں کوئی نشہ نہیں کیا الحمدللہ، مجھے زندگی میں سگریٹ کا بھی نہیں پتا، تو آپ کیا میرے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ یا 6 گھنٹے گزارنے کے بعد یو کین ڈیسائڈ کہ یہ بندہ نشہ نہیں کرتا، یا آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آتا؟ بعض دفعہ وہ غصے کی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ میں تو نشہ کرتا ہی نہیں ہوں، مجھے کیوں لے آئے ہیں، مجھے باہر نکالا، وہ قسمیں قرآن اٹھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے. آپ کیسے جج کرتے ہیں، کیسے سمٹم اکٹھے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ پیشنٹ ہے اور یہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں تو بڑا سمپل سا اس کا آنسر ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ہر پروفیشنل جو بھی اپنے آپ کو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ سمجھ سکتا ہے، آپ کی 1 یا 2 کنسلٹیشن اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اب ملنگرنگ جسے کہتے ہیں نا، وہ تو یہی ہے ٹو گین سم تھنگ. یا تو پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، لیکن ان کے اندر وہ ہوتا نہیں ہے. تو ڈاکٹر کی تو یہ میرے خیال میں ہونا ہی چاہیے، اتنی قابلیت تو ہونی چاہیے کہ اسے فوراً پتہ چل جائے. یہ اس کی پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پریکٹس. یس، یہ آپ کا ایکسپوئر، آپ کی پریکٹس، آپ کی سکلز جو ہیں وہ ود ان نو ٹائم آپ کو یہ سامنے کر دے گی. ایک اور سوال، اور یہ سیکنڈ لاسٹ ہی ہوگا. ریہیب سینٹر پہ ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ امیروں کے بچوں کے لیے ہے، اس میں غریب کا بچہ نہیں آ سکتا کیونکہ بڑی فیسز ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے بلا 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 بلا. تو کیا یہ جینون مدعا ہے جن کے بچے جو ہے ریہیب سینٹر آنا چاہتے ہیں لیکن وہ شاید HRDC جو ہے وہ نہ آ سکے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں کا جو ہے فیس وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ہیں؟ آئی نو دیٹ کے اخراجات ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو انوالو کرنی پڑتی ہیں، یو کین مینیج ایوری تھنگ، لیکن کیا ایسا پاسبل ہے کہ حکومتی سرپرستی ان اداروں کو حاصل ہو جائے، آپ لوگوں کو ٹارگیٹ دے دیے جائیں کہ آپ 100 پیشنٹ ایٹ لیسٹ پورے کریں، آپ کو اس میں حکومت معاونت کرے گی؟ از دیٹ پاسبل؟ جیسے نیکٹا ہے، باقی ادارے ہیں، اسٹوڈنٹس کو تیار کر رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے اسٹوڈنٹ سے بھی بہترین کام ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ مکمل طور پہ تیار ہو جاتا ہے، PhD ماسٹر کا اسٹوڈنٹ، 4 بچوں کا جو ہے وہ باپ، کہیں 9 بہنوں کا بھائی آپ کے پاس ایک ادارے میں موجود ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ریہیب سینٹر کی حکومت جو ہے وہ سرپرستی کرے اور ان کو فنڈنگ دے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو جائیں تاکہ یہ سڑکوں پہ جو بچے ہیں یا جو غریب کا بچہ ہے اس کو بھی ریہیب سینٹر کی اپرچونٹی مل سکے. میرے خیال میں آپ کا بہت ہی ویلڈ اور بہت ہی زبردست قسم کا کوشچن ہے، اینڈ آئی وش وطن عزیز میں کبھی کہیں کسی طرح سے کوئی ایک سسٹم ایسا آ جائے کہ جس میں کم از کم somebody should own this whole process.
वो भले कोई भी एंटी नारकोटिक्स के अलावा हो जाए या कोई भी हो, गवर्नमेंट के लेवल पे अगर कोई हो या सोशल वेलफेयर के हिसाब से हो या कम्युनिटी के लेवल पे कोई चीज़ हो। देखें, ज़िंदगी में मैंने तकरीबन 24-25 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ नेम के साथ यही सारा काम होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि ये जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल भी नहीं आता। वो या तो गवर्नमेंट उनके चार्जेस पे करती है, इंस्टीट्यूशन को उनके पैसे मिलते हैं, डॉक्टर्स को उनके पैसे मिलते हैं, स्टाफ को उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन ये मरीज़ों की जेब से नहीं आता। शायद इस्तात लोग भी दे सकते हैं इसमें इन्वॉल्व हो सकते कहीं से किसी तरह से जो भी सिस्टम्स हैं ना, जैसे साउथ अफ्रीका की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मैं दे सकता हूँ। वहाँ पर करेक्शनल सर्विसेज एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें ये सारे के सारे जितने भी एडिक्शन के पेशेंट होते हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ होते हैं, जिनके अंदर सीवियर किस्म की सुइसाइडल या होमिसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, उन मरीज़ों को वो लोग अपने तौर पे वहाँ पर 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल तक वो रखते टिल द टाइम उन्हें ये लगे कि नाउ ही इज़ स्टेबल। तो अपने यहाँ पर भी अगर कहीं से कोई आवाज़ ऐसी आए तो आई विल बी द फर्स्ट वन कि जो उसमें बिल्कुल मैं हाज़िर हूँगा कि जी ज़रूर ये करिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद जो हैं यहाँ के इदारे के लोगों का गपशप करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। वक्फे से पहले ये बताता चलूँ कि ये सवाल इसलिए था कि ज़रिए माश भी बड़ा ज़रूरी है। एक इतना बड़ा जब आप इदारा चलाते हैं, इसका रेंट है, बिजली के बिल हैं और उसके अलावा मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, एक पूरी फ़ौज है यहाँ पर। अगर मैं एक एक से आपको मिलवा सकता, इतना बड़ा टाइम होता मेरे पास तो मैं मिलाता कि गेट कीपर से लेकर वहाँ से लेकर अंदर रिसेप्शनिस्ट, सफाई वाला, फिर यहाँ पे लोगों की टेक केयर करने वाले साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, फिजिशियन और फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट, तकरीबन इस पूरे इदारे में ये लाखों का ख़र्चा है मंथली। तो यकीनन इनको भी अपना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि आप लोग की मदद दरकार होती है। हुकूमत पाकिस्तान, अगर मेरी कोई इदारे के लोग वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको यकीनन चाहिए इस बारे में भी थोड़ा सोचें। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है कि मज़ा आएगा। जी, तो हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मलिक अहमद। और डॉक्टर साहब की स्पेशलाइजेशन जो है वो माशाल्लाह कमाल की है। डॉक्टर साहब यूके बेस्ड भी हैं और यहाँ पे इस इदारे के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेडोना के कहीं ना कहीं ये रीहैब के जो है ना इनके हिस्से में वो कुछ चीज़ें आई। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बाहर और यहाँ के रीहैब सेंटर्स में फ़र्क क्या है? जी, बेसिकली ये जो अपना हीलिंग डोज हमारा रीहैब है यहाँ पे, बाहर में ये है कि आपको पता है कि मेंटल हेल्थ हैज़ वेरी रिकग्नाइज्ड। यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कि इसमें अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तो इसमें हम जो हमारी टीम है तो इसकी एक यूनिक ये है पूरे पाकिस्तान में इस वजह से कि दिस इज़ इंटरकनेक्टेड। हमारे वहाँ पे जो सेंटर्स हैं उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन भी है। वी हैव गॉट अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो हमें इमीडिएटली जो भी इंफॉर्मेशन और अप टू डेट लेटेस्ट जो रिसर्च होती है उसके साथ हम कनेक्टेड हैं। नंबर 2, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ होम्योपैथ, एज अ हर्बलिस्ट, तो हम इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच भी है कि हम उनकी न्यूट्रिशन को, उनकी वेलबींग को, नॉट ओनली वी आर लुकिंग विद द कन्वेंशनल एंगल बट आल्सो विद द अल्टरनेटिव एंगल एज वेल, ताकि उनकी न्यूट्रिशन सही हो, उनकी मेंटल हेल्थ के, अगर आपका सेहतमंद जिस्म होगा तो उसमें सेहतमंद दिमाग भी होगा। तो उसके लिए जो एडिक्शंस हैं उसमें कई चीज़ें होती हैं। तो जो मॉडल हमारा यूके में है या अमेरिका में, आई वर्कड इन न्यूयॉर्क एंड इन लॉस एंजलिस, तो उनके साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं और हमारे लोग हैं उनके साथ हम इन्वॉल्व हैं। एंड माई रोल इज़ कि इसको भी उसी लाइन, एंड दिस इज़ द ओनली वन इन पाकिस्तान जो जिनकी डायरेक्ट एक्सेस है यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो भी लेटेस्ट रिसर्च होती है हम उनको बताते हैं। आई विज़िट हेयर एवरी वीक एंड वी गिव पेशेंट्स विद द न्यूट्रिशनल, उनकी प्रोफाइल हम करते हैं कि उनको खाना क्या चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे फूड होते हैं जो उनकी वजह से भी आपकी हेल्थ के ऊपर उसके असरात होते हैं। सो वी आर लुकिंग इनटू द पेशेंट्स मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल
psychological, political, social factors as well. डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा कि यहाँ आपने फरमाया कि बड़ा अप टू डेट रहता है ये इदारा, लेकिन अप टू डेट के साथ साथ इन इदारों का इस्लामाबाद की जनरेशन्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी का बढ़ जाना, पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो बड़ी तादाद कम थी नशे की, इन चीज़ों की, अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी, नॉलेज भी बढ़ चुका, लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ चुकी, इसको लानत कहना भी हर किसी ने शुरू कर दिया, बट पेशेंट क्यों बढ़ता जा रहा है? कहीं ना कहीं इल्ज़ाम यह है कि 83% शहरियार अफरीदी साहब जब मिनिस्टर थे एंटी नारकोटिक्स के, तो उन्होंने कहा कि 83% बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये अगर हम ओवरऑल व्यू देखें, इसका काम आप लोग बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके इदारे को कायम व दायम रखे और यही सिलसिला आपका जारी व सारी रहे। लेकिन अगर ये जड़ से उखाड़ा जा सकता है कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करके, इज़ इट पॉसिबल, या ये अब पाकिस्तान की अवाम की जड़ों के अंदर धंस चुका है? या भी आप कराची का वाक़या, जिस लड़के ने अरगमान ने कत्ल किया, बच्चे को जलाया और उसको कहा गया कि वो नशे में धुत था, ठीक है, इस तरह के लोग जो हैं वो पैदा करते जा रहे हैं। हमारे पास शरोज जतोई का केस है, यहाँ पे हमारे एक साफ़ी हैं, उनके बेटे ने एक औरत का गला काट दिया और वो भी यूके नेशनल थी। अब फरमाइएगा ये सारे केसेस क्यों होते हैं अगर हम में अवेयरनेस भी आ गया और हमें पता भी है कि ये लानत है? आपका थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मैं ये समझता हूँ कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और अब मसला ये है ना कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये जो एडिक्शन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स अब लोगों की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई है, देयर इज़ लॉट ऑफ बिहेवियर हैं, और दूसरा ये है कि दिस इज़ अ सोशल प्रॉब्लम एज वेल अनफॉर्चुनेटली। और जब आपके पेरेंट्स, उनकी ग्रिप अपने औलाद के ऊपर नहीं होएगी, एंड आल्सो यू कुड बी सिटिंग इन अ सेम रूम और आपको नहीं पता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस वो ऐप के ऊपर हैं वगैरह वगैरह। तो बुनियादी तौर पे हमारा जो एम्फेसिस है वो इसी तरह है कि जिस दफ़ा हमारा जो इदारा है उसकी मिसाल आप मैं उसको सम अप इसलिए इस फ़िक्र में करूँगा कि जिस वक्त आगे नमरूद तैयार की गई तो हज़रत जिब्राइल साहब ने देखा कि एक चिड़िया पानी का कतरा लेके जा रही है। उन्होंने कहा मनु टनु आग है तो ये कैसे बुझे? उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे मैं अपना नाम जो है ना वो आग बुझाने वालों में लिखवाना चाहती हूँ, जलाने वालों ने। तो इस इदारे से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, इसकी जो अवेयरनेस हो जाए वो लोगों को हो रही है। एंड मोर ओवर आई थिंक इट्स द रोल ऑफ मीडिया एज वेल कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें और पेरेंट्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। सो मच, थैंक यू सो मच जी, बड़े बेहतरीन अंदाज से बयान कर रहे थे जी मलिक साहब। और असद साहब को ये कहेंगे और मशवरा भी देंगे और उनसे पूछेंगे भी कि आप लोग क्या अवेयरनेस के भी प्रोग्राम करा रहे हैं? इतना बड़ा जब आपका इदारा है तो यहाँ पे अगर 500 स्टूडेंट को, 300 स्टूडेंट को, 400 स्टूडेंट को बिठा के लेक्चर्स दिए जाएँ इस नशे से, लानत से दूर करने के लिए, क्या आपने कोई इस तरह का भी प्लान किया? तो आए चलते हैं, एक और डायरेक्टर साहब हैं उनका इंटरव्यू करते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की जानिब। अच्छा जी, हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं जो इस रिहैब सेंटर से जुड़े हुए हैं। उधर वाला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप ठीक हैं? ये बताइएगा कि एक नॉर्मल मुक्तदी में और एक ऐसे मुक्तदियों में क्या फ़र्क होता है? किस तरह नॉर्मल? नॉर्मल से मुराद है कि जब आप बाहर नमाज़ पढ़ाते हैं उसमें आपके पास नशे वाले लोग नहीं होते, जब यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आपके पास एक मुक्तदी ऐसा है जो नशे में मुब्तला है, उसकी कोई कंडीशन है, वो अपने आप को रीहैब करने आया है, तो क्या वो सवाल जो आप पूछते हैं आपसे, कोई मजहबी मसाइल पूछते हैं आपसे, इनमें और उनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि ये जो होते हैं इनकी ज़हनी कंडीशन वक्ती तौर पर इलाज की तरफ होती है। तो वैसे बुनियादी तौर पर मेरा जो तजर्बा है यहाँ पर आकर पढ़ाने के बाद, इंसान जो है रूह और जिस्म दोनों का मुरक्कब है। अब जिस्म की जो है दवाई जो है वो डॉक्टर वगैरह के ज़रिए से हासिल होती है, लेकिन रूह जो है उसका ताल्लुक़ बातिन के साथ है। और रूह जो है असल में शरीयत इस्लामी और अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ जो है ये ज़रूरी है। फिर जब खौफ खुदा होगा तो फिर इस चीज़ से जो है छुटकारा हासिल हो सकता है। हमारी यहाँ पर जो है अब डॉक्टर भी सेशन लेते हैं, उनका अलग एक मकसद होता है, वो दवाई फराम करते हैं, लेकिन जो दीन का ताल्लुक़ है इनके साथ रूहानी तरबियत, उनकी बातिन को जो है बेहतर बनाना होता है। और बातिन में ये है कि मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट है, अब उसकी बाज़ मरतबा ये होता है कि उसकी मुकम्मल तरबियत दीन की तरफ नहीं होती, उसको अल्लाह का खौफ नहीं होता, जिसकी वजह से वो दुनिया में जो है हर किस्म का गुनाह का इर्तिकाब कर सकता है। और उन गुनाहों में से मिसाल के तौर पे नशा, ये भी एक किस्म का जो है गुनाह है। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह
दीनी तालीम जो है उनको मैं फ़राहम करने की कोशिश करता हूँ। साथ में ये कि लिल्लाहियत, अल्लाह का खौफ, वो उनको बताना कि भाई दुनिया में भी जो है इसका जो है गुनाह है और आखिरत में जो है अजाब का मुर्तकिब होना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सहारा तो अल्लाह का है, जब माँ बाप पास नहीं है, जब मल्लेदार पास नहीं है, दोस्त यार पास नहीं है, नशा पास नहीं है जिससे प्यार होता है इन लोगों को, उस तरह की चाहते नहीं हैं, खेलना कूदना घूम फिर लेना, सहारा का तो अल्लाह का ही होता है। ये बेस्ट वक्त नहीं होता कि उनके इस नाजुक मामलात को अल्लाह की तरफ मज़ीद मोड़ा जाए? उसकी दाढ़ी नहीं है तो उसको रिहैब किया जाए, जैसे कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बेहतरीन वक्त भी होता है। कहते हैं ना कि दुश्मन जब कमज़ोर हो तो बेहतरीन वक्त है। इंसान जब कमज़ोर होता है तो अल्लाह की तरफ ही रजू करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया के जब सहारे मुड़ जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ है। फरमाइएगा इस हवाले से आपका रिहैब सेंटर क्या या आप क्या करते हैं कि आप उन लोगों को अल्लाह की तरफ मोड़ने में कोशिश करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बुनियादी यहाँ पर मकसद यही होता है कि इन जो नौजवान हैं यहाँ पर, जो बुज़ुर्ग हज़रात यहाँ पर जो है यहाँ पर आकर अपना इलाज करने के लिए आए हैं, तो मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि इनको बुनियादी इस्लाम की जो चंद चीज़ें हैं वो मैं बता सकूं, और फिर इनको मेन मकसद ये भी है साथ में कि मैं इनको ये बता सकूं कि भाई अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। क्योंकि आदमी जो है, इसमें दो चीज़ें मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है सबसे बुनियादी किरदार हैं। एक तो ये कि तालीम की कमी, और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो हम सफ़र, हम दोस्त हैं, उनके साथ उठने बैठने की वजह से ये बीमारी जो है मेन बीमारी आती है इन नौजवानों को या इन बुज़ुर्ग हज़रात को। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं इनको ये तालीम देता हूँ कि भाई आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले इस बीमारी से तौबा करनी है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है। जब अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो फिर दिल के अंदर खौफ पैदा होने के बाद इस बीमारी को ये छोड़ने के ऊपर आमादा हो सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, रजू अल्लाह बड़ा ज़रूरी है, और रजू अल्लाह हो जाए तो फिर तो सारा काम ही बड़ा आसान हो जाता है। चलते हैं डायरेक्टर साहब की जानिब और उनसे गपशप करते हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद है हैदर अली साहब, और हैदर अली साहब डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साइकी के बारे में मैंने बड़ा पूछ लिया, बाकी चीज़ होगी। अब मुझे आप ओवरऑल इसके बारे में व्यू बताएं। आपकी ज़िंदगी का टफेस्ट मोमेंट यहाँ पे क्या आया है, जब आपको लगा हो यार किधर फंस गए हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोग का शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। और यहाँ पे टाइम गुजारना इंतहाई टफ़ है। ओवरऑल टाइम ऐसा नहीं है कि ये जो है ना आसान काम है, मुश्किल काम है, और हर लम्हा यहाँ पे जो है ना एक टफेस्ट लम्हा ही होता है। सबसे टफेस्ट कौन सा है आज तक? टफेस्ट लम्हा तो ये है कि पेशेंट्स जब शुरू में आते हैं ना, उनके जो 10-15 दिन जो होते हैं ना विड्रॉल सिम्टम्स, ओवरऑल तो खैर 45 डेज़ तक होते हैं, लेकिन जो शुरू की 10-15 दिन होते हैं वो इंतहाई टफ़ होती है। उस टाइम में पेशेंट्स को मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, वो बहुत मुश्किल काम है। क्या मारते हैं, दौड़ते हैं, अपना सर खोलते हैं, वो करते क्या, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो तो खैर पूरा कोशिश करते हैं कि यहाँ से बाहर जाने की, लेकिन हमारा कोशिश है कि उनको यहाँ पे कंट्रोल करना थ्रू मेडिसिन, थ्रू काउंसलिंग, क्योंकि उस टाइम पे खैर काउंसलिंग का भी इतना असर नहीं होता, लेकिन हम पूरा कोशिश करते हैं कि उनको कंट्रोल करें, उनको समझाए। और कोई ऐसा पेशेंट था जो भाग गया हो और बड़ी तरीके से उसने कोई ऐसा दिमाग इस्तेमाल किया हो, क्योंकि इन लोगों का दिमाग भी तो बड़ा चलता है ना? जी बिल्कुल। भागते तो खैर ये लोग हैं, रिहैब में तो खैर ये कॉमन है, कोशिश करते हैं कि भागते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह जो है ना भागने नहीं दिया जाता। बिल्कुल। कोई ऐसा पेशेंट जिसकी कोई डेथ होगी हो या जिसको हॉस्पिटल मूव करना पड़ा हो, कोई ऐसा पेशेंट याद है आपको? जी बिल्कुल। हॉस्पिटल मूव का तो खैर नॉर्मल है, तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है ना हम हॉस्पिटल मूव करते हैं, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स कुछ लोगों की जो है ना बहुत सख्त होते हैं, बहुत यूज हो जाता है ना। और डेथ का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल जो है ना वो नहीं हुई। लड़कियां भी क्या रिहैब के लिए आती हैं कि हमने रिहैब करना है? आजकल पिल्स बहुत इस्लामाबाद में नशे बहुत तमाशे होते हैं, तो क्या ख़वातीन भी आती हैं? जी बिल्कुल। ख़वातीन कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं हमें, लेकिन असल में हमारी ख़वातीन की जो है ना वो फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हम सिर्फ जो है ना सिर्फ मेल पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं यहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आप हर चीज़ को देख रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। तो पेशेंट का आपको क्या लगता है कितने अरसे तक अगर वो रहे, क्या साल रहे, 6 महीने रहे,
3 महीने रहे। पेशेंट की कंडीशन पे भी ओबियसली डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा ड्रग्स ले चुका है, लेकिन एक नॉर्मल शख्स जो 2-3 साल ड्रग्स एडिक्ट रहा है तो वो क्या आके फ़ौरन 2-3-4-6 महीने के अंदर ठीक हो जाता है, या ये भी लक पे डिपेंड करता है, ये भी काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, ये भी उसकी अपनी साइकी पे डिपेंड करता है? जी बिल्कुल। ओवरऑल जो टाइम है ना पूरी दुनिया में वो तकरीबन 90 डेज़ का ही है, मतलब 3 मंथ जो है ना वो ट्रीटमेंट होती है। उसमें ये है कि जो सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स हो, यानी कि जो साइकोसिस या जहनी मसला शुरू नहीं होना, तो उसमें सिर्फ 3 मंथ्स का जो है ना वो पूरी जो है ना वो रिकवर हो जाता है उसी में। और जब साइकेट्रिक का मसला शुरू हो जाता है तो उसमें फिर जो है ना टाइम बढ़ा सकता है हम। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। असद साहब की जाने मूव करेंगे जी, और यकीनन आपको मालूम है कि ये चीफ़ एग्जेक्टिव हैं यहाँ के, तो असद साहब से गपशप करते हैं। आए जी, तो हम मौजूद है डॉक्टर असद अली नूर साहब से। ये जो आपने सारा मामलात देखे उसके चीफ़ एग्जेक्टिव हैं ये, और साइकेट्रिस्ट हैं, और बहुत कुछ ये मुख्तलिफ हेल्थ के साथ भी वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया हमें, और आपके पूरे इदारे को आज आपने बाउंड किया, और हमें जो है आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हर चीज़ का बताया। फरमाइएगा कि आप एक गायनी का हॉस्पिटल खोल लेते तो उसमें ज़्यादा पैसे कमा लेते, इतना बड़ा सेटअप वो होता। आजकल गायनी का इशू पाकिस्तान में ज़्यादा है, कुछ और खोल लेते। स्किन स्पेशलिस्ट की बड़ी कमी है, डर्माटोलॉजिस्ट आजकल, फिजिशियन और बाकी लोग बड़े कमा रहे हैं। तो इस साइड पे कैसे, रिहैब साइड की तरफ कैसे आना दिमाग गया कि यार मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच यासीन साहब, आपका और आपके पूरी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने HDRC को चूज़ किया, यहाँ पर आए और हमारी पूरी टीम से डिटेल्स में पूछ लिया कि किस तरह से आप लोग किसी को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, किस तरह से आप मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। फिर आते हैं आपकी क्वेश्चन की तरफ, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एस्थेटिक्स का बहुत बड़ा नाम है आजकल, बहुत कुछ कमा सकते हैं उसमें से। गायनी में भी बड़ा पैसा है, डर्मा में भी, हर चीज़ में है। रिहेबिलिटेशन की तरफ आने का जो मोटिव है वो ये है कि किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। आप जाएंगे स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे, ये जो आपको ड्रग एडिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको मरीज़ नज़र आ रहे हैं, जिसको आसान अल्फाज में लोग कहते हैं कि पागल, कोई पागल होता नहीं, उसको पागल बनाया जाता है। मेरा जो मोटिव है वो यही है कि उन मरीज़ों को वापस मुआशरे में कारामत बनाना, उनको वापस रिहेबिलिटेट करना, और उसी के लिए हमने ये पूरी टीम बनाई हुई है, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है, फिजिशियंस भी है, साइकाइट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, पैरामेडिक्स भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पूरी टीम है वो एडिक्शन ट्रेंड साइकाइट्रिस्ट, एडिक्शन ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, यहाँ तक कि जो हमारे फिजिशियंस हैं वो भी एडिक्शन ट्रेंड है। तो वापस उन लोगों को बहाल करना, उनको वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आना, यही एक मोटिव है, और उसी के मुताबिक चलते रहे तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी भी मिली है इस मकसद में। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस इदारे में टफेस्ट मोमेंट क्या आया, जब लगा कि यार किधर फंस गए हैं हम लोग, ये करना ही नहीं चाहिए था, इतना मतलब शोर शराबा तो ओबियसली होता ही होता होगा पहले 10-15 दिन, ना आप माँ और ना आप बाप के बंदे को इतनी वो नखरे नाज उठाएं, और एक इंसान एक वक्त में तंग भी आ जाता है। तो कब हुआ कि जब असद अली नूर साहब ने कहा उफ मेरे अल्लाह, किधर फंसा लिया खुद को? रोज़ होता है। मैं अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ, ये रोज़ होता है, क्योंकि नॉर्मल लोगों के साथ तो हम डील नहीं कर रहे। यहाँ पर जो भी आते हैं तो सोसाइटी ने तो उसको स्टिग्मेटाइज़ किया, ये पागल है, या ये नशेई है, या ये पोडरी है, या ये आईसी है, या ये शराबी है, अजीब अजीब किस्म के नाम सोसाइटी ने दिए हुए। लेकिन जैसे HDRC के गेट से कोई मरीज़ अंदर आता है तो वो हमारे लिए फिर मरीज़ है, और उसको फिर हम एज अ पेशेंट ट्रीट करते हैं। जो कंडीशंस आपने बताया ये रूटीन का हिस्सा है। यहाँ पर शोर शराबा भी होता है, यहाँ पर पेशेंट एग्रेसिव भी हो जाते हैं, यस गालियाँ भी निकालते हैं, फिजिकल वायलेंस की तरफ भी जाते हैं, वर्बल एग्रेशन तो हर मरीज़ में होता है। तो यहाँ तक कि रातों को भी जागना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है, उनके लिए हर किस्म की फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है, चाहे उनके खाने पीने के मामलात हो, उनके मेडिकेशन हो, उनको अगर इंजेक्टिबल्स की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो उसके लिए तकरीबन आप यूँ समझ लें कि मैं खुद 24/7 यहीं पर ही मौजूद रहता हूँ। और ये जो टफ़ टाइम है ये तकरीबन रोज़ ही होता है। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि जब किसी एलीट क्लास का पेशेंट आ जाता है, वो फिर ख़ुद को क्या समझते हैं आपको अंदाज़ा है, तो उनको फिर उस हालत में वापस लेके आना, उनको काउंसल करना, उनको समझाना कि आपको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि मरीज़ तो मानते नहीं है। इससे हम कहते हैं ना साइकियाट्री में कि लैक अप इनसाइड, जब लैक अप इनसाइड होता है तो मरीज़ कभी नहीं समझता कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। घर वालों को भी गालियाँ देते हैं, इदारे को भी देते हैं, डॉक्टर्स को भी देते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो अपने सेंसेस में नहीं होता। कोई ऐसा मरीज़ आया जिसने कहा हो कि मेरा एडमिशन करे जी, कि मैंने एडमिट होना है और मैं अब आना चाहता हूँ वापस, और वो फिर रीहैब किया हो? कोई ऐसा पेशेंट जो आपकी मेमोरी में रह गया हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर, कोई ऐसी पेशेंट या पेशेंट था कि जिसने कमाल कर दिया और वो ख़ुद आके आपके इदारे में एडमिट हुआ?
बहुत सारे यूजुअली अगर हम रिहेबिलिटेशन में देखें तो हमारे पेशेंट तकरीबन 90 to 95% ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू लेके आते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब है बाय फोर्स उनको घर से हमारी टीम जाकर उठाती है और उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली। लेकिन ऐसा बहुत सारे मरीज़ भी हमने देखे हैं जो कि सेल्फ वेलिंगली इस गेट से इन हुए। रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं जो कि ख़ुद चल के आया, फ़्लाइट भी किया, सारा कुछ बुक भी किया, यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली, उसके बाद तसल्ली करके अपने कुछ सर्टेन डिमांड्स रख लिए कि मुझे फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, मुझे जिम की ज़रूरत है, मुझे प्रॉपर फूड की ज़रूरत है, मेरे साथ प्रॉपर केयर गिवर्स होनी चाहिए। तो हमने उनको सारी चीज़ में फैसिलिटेट किया क्योंकि उनके अंदर वो जो एक मोटिवेशन थी कि मैं ख़ुद ठीक होना चाहता हूँ। ये चीज़ किसी और मरीज़ में बाय फोर्स लाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और जब मरीज़ साइकोसिस में चला जाता है, जब वो THC के साथ आता है या किसी और ड्रग के साथ आते हैं और वो सेंसेस में नहीं रहते, उस हालत में उनको ट्रीटमेंट के लिए वेलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई मरीज़ खुद आ जाता है तो आप यूँ समझ लें हमारा 50% मसला वहीं पर हल, और वो हमारे सबसे आसान पेशेंट होता है। लेकिन ऐसा पेशेंट कहीं ना कहीं हाइप तो होता है, उसको भी एक बार लगता है कि यार क्योंकि कोई भी नशा है, कोई भी एडिक्शन है, उसको छोड़ना तो मुश्किल है। फरमाइएगा कि एडिक्शन का किरदार जिस्म की बॉडी से है, दिमाग से है, दिल से है, आपने अभी तक क्या इसका रिज़ल्ट निकाला है कि तीनों में से किस चीज़ में ये बात डल जाए तो बंदा जल्दी से नशा छोड़ सकता है और वो सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ेगा? बेसिकली उसको इमोशनली ब्लैकमेलिंग करेंगे तो उसका दिल अटैच हो जाएगा, उसको फिजिकली करेंगे तो उसका दिमाग अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि किस ज़रिए से इनको हटाया जा सकता है? देखिए बेसिकली यासीन साहब अगर हम देखें तो एडिक्शन इज़ अ क्रॉनिक ब्रेन रिलैप्सिंग डिजीज़, और इसको DSM में जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है एक पूरा चैम्बर दिया गया है कि ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और उनको हमने उसी तरीके से ट्रीट करना है जिस तरह कोई और जहनी बीमारी है, जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, मूड डिसऑर्डर्स है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है। लेकिन चैलेंजिंग एडिक्शन इसलिए है कि एक तो इसमें सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है और उस सब्सटेंस के साथ मरीज़ के इतने सुहाने सुहाने यादें होती है कि उनके जहन से वो चीज़ निकालना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसमें तकरीबन ज़िंदगी का हर एरिया इफ़ेक्ट भी हो जाता है और ज़िंदगी के हर एरिया में उनको बहाली भी चाहिए होते हैं। जिस तरह के साइकोलॉजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ है सबसे ज़्यादा वही इफेक्ट हो जाता है, उसको भी रिहेबिलिटेट करना है, सोशल हेल्थ पे इफेक्ट आ जाते हैं, पर्सनल हेल्थ पे इफेक्ट आ जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी स्पिरिचुअलिटी भी कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। तो इसलिए जो कारी साहब को आपने इंटरव्यू किया उसका भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। यस, फिर हम जाते हैं योगा की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, साइकोथेरेपी की तरफ, रिहेबिलिटेशन की तरफ, आफ्टर केयर की तरफ, फॉलो अप की तरफ। तो बहुत सारे स्टेप्स में से गुजरना पड़ता है। इसीलिए एडिक्शन की बीमारी को एक फैमिली डिजीज़ कहा गया है और इसमें फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। क्योंकि करना क्या पड़ता है कि पूरे मरीज़ को आपने वापस जिस तरह एक बच्चे की परवरिश करते हैं उसका यस दो चार चीज़ें निकाल के आपने बाहर यस एग्जैक्टली वो चीज़ें आपने उनके जहन से निकालनी है और उसके लिए उनका इनर सेल्फ जो है जिसे हम रियलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आता 70% तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। एक बड़ा एक जनरल क्वेश्चन है कि आप क्योंकि बड़े बेहतरीन ऑब्जर्वर हैं, बड़ा बेहतरीन बोलते हैं, आप फरमाइएगा कि ये बेसिकली होता क्यों है? नशा बंदा क्या अकेलेपन की वजह से, धोखे फ्रॉड की वजह से, दिल टूटने की वजह से, फैमिली बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से, उसका ज़िंदगी में खुल के ना आने की वजह से नशे की तरफ लोग बेसिकली जाते क्यों हैं? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से? देखिए इसमें ना जो रिसर्च कहते हैं, मैं रिसर्च को ही कोट करूँगा, अपनी ऑब्जर्वेशन तो खैर एक अलग बात होती है लेकिन रिसर्च को ही कोट करूँगा कि 50% जो लोग किसी भी ड्रग अब्यूज़ या नशे की इस्तेमाल की तरफ जाते हैं वो इर्द गिर्द अपनी सोहबत की वजह से जाते हैं। कुछ परसेंटेज इसमें पेन मैनेजमेंट के लिए भी इसका मैनेज करें, जिस तरह आपने जिक्र किया दिल टूट गया या कोई फिजिकल इमोशनल हेल्थ इस तरह की हेल्थ आ गई, दिमागी तौर पर वो रिलैक्स नहीं है, तो उसको असल में इसे कहते हैं ना मिसगाइडेड सीकर। ये करते क्या है कि ये एक अच्छी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे, खुशी को ढूंढने की कोशिश कर, लेकिन वो गलत चीज़ में ढूंढते हैं। तो नशे की तरफ जाने के मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ परसेंटेज आपको ऐसे भी मिलेंगे जो वैसे ही शुगल में चले गए, कुछ परसेंटेज ऐसी भी होगी जो प्रिस्क्रिप्शन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मोस्टली साइकेट्रिक ड्रग्स भी ऐसे हैं जो कि एडिक्टिव है। इसलिए हम अक्सर रिकमेंड करते हैं कि जब भी किसी मरीज़ ने कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेनी हो तो प्रॉपरली किसी साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करके ही फिर मेडिकेशन की तरफ जाए। अच्छा, कुछ मरीज़ों के जो इश्यूज़ होते हैं यूजुअली आपने देखे होंगे कि माइनर सा डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोई एक्यूट इश्यूज़ आ गए, उसने वहाँ पर ही हिम्मत हार ली और फिर जाके चला गया कि मैंने स्लीप इंड्यूसर्स लेने हैं, मैंने नींद की गोलियाँ लेनी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनका स्लीप एक साइकिल पर डिपेंडेंट रहता है। जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं कि टॉलरेंस
इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब उस मरीज़ को नशे की ज़रूरत है, अगर इसने आज एक कोई टैबलेट ली तो उससे कल उनका काम नहीं चलेगा, फिर 2 पर जाना पड़ेगा, फिर 8 पे जाना पड़ेगा, फिर 10 पे, तो मूव करते हैं। और इसी तरह का मिसाल किसी भी ड्रग्स का भी है, जिस तरह कि हम आइस का नाम ले या कोकेन का ले या अल्कोहल का ले, तो हर ड्रग्स में फिर यही टेंडेंसीज होती है कि सर्टेन ब्रेन केमिकल्स है जिसमें चेंजेस आ जाते हैं और वो चेंजेस फिर परमानेंट होते हैं, पक्के होते हैं, तो वहाँ पर फिर मरीज़ को सोबर रखना बहुत ज़रूरी है। लोग HRDC क्यों हैं, वजह क्या है? सर और स्पेशलाइज्ड टीम, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द फर्स्ट रिहेबिलिटेशन। अच्छा, मैं फिर अपने ऑडियंस को खुद ये बताता चलूँ कि मुझे कोई चीज़ कमी नहीं लगी। मैं क्योंकि बड़ा हूँ, जिसे कहते हैं ना कीड़े निकालने वाला हूँ, तो मैं कीड़े निकालने की कहीं कोशिश कर भी रहा था कि आपके पास मेडिकल वाला, तो डॉक्टर नासिर साहब आ रहे, लव दैट पर्सन, और बाकी इनके जो डायरेक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट इनके पास मैम्स हैं 2 जो है वो कमाल का बोलती हैं और कमाल का उनका कॉन्फिडेंस लग रहा था। खुद असद साहब को आपने देख लिया, तो मुझे लगता है कि चारों खाने आपने चित किए हुए हैं। लेकिन ये चारों खाने चित के अलावा भी क्यों आए लोग? एक घर में बैठी हुई माँ है या भाई है या बाप है, आपकी तरफ वो क्यों प्रेफर करें? यासीन साहब, डेली बेसिस पर चूँकि मदर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ हमारा इसी तरह उठना बैठना होता है, जिनके प्यारे इस दलदल में फंसे रहते हैं, नशे की बात करें या जहनी अमराज की बात करें, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि हम कहाँ पर जाए। कुछ लोग जाते हैं पीरों के पास, फकीरों के पास, तावीज़ दाग और पता नहीं मुख्तलिफ़ किस्म के टूट के इस मुल्क में लोग आजमाते रहते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की एक बहुत बड़ी कमी है। HDRC की जो स्पेशलिटी है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ये 6 कनाल की बड़ी जगह है हमारे पास, जो कि ओपन, वाइड, क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट है। आउटडोर भी आपने हमारी एक्टिविटीज़ की जगह देख ली, इनडोर आपने पेशेंट्स की अकोमोडेशन भी देख ली कि बिल्कुल एग्जीक्यूटिव क्लास की फैसिलिटी है। इसके अलावा और स्पेशलाइज्ड टीम, डॉक्टर नासिर साहब इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस, 60+ ईयर्स उनका एज है, कोई 25 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। मैं खुद पिछले 7-8 साल से तकरीबन फील्ड के साथ काम कर रहा हूँ। IKF सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल हो, ISAP इंटरनेशनल का मेंबर हो, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हो। इसके अलावा जो हमारी पूरी टीम है वो एडिक्शन ट्रेंड है, चाहे वो हमारे साइकेट्रिस्ट है, चाहे वो हमारे साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो हमारी फिजिशियन है। तो ये चंद यूनिक चीज़ें हैं जो कि हमें डिफ़र करती है। हमें मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपके उस कंट्रोलर से भी बात करके, वो था पठान, उसने बाइसेप नहीं बनाया, वो जान में लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको बड़ा किया कि कहेगा कि मैं एक धप्पा मारा तो चुप हो जाता है, पर वो धप्पे पे आया नहीं। उसने कहा नहीं, हमारा काम है बड़ा मोहब्बत से डील करने का, तो दे आर डूइंग फैबुलस जॉब। ट्रू, वेरी ट्रू। और इसमें हमारी स्टाफ की ट्रेनिंग है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है, जो हमारी सपोर्टिंग स्टाफ है, सबकी एक ट्रेनिंग होती है। और मरीज़ तो मरीज़ होते हैं, उसने तो गालियाँ भी देनी, उसने तो गुस्सा भी करना है, उसने तो तोड़ फोड़ भी करनी है। वो सोसाइटी में भी करता आ रहा है, वो घर में भी करता है, और अगर यहाँ पर भी करते होंगे और आप भी उनको उसी तरीके के साथ डील कर लेंगे तो फिर फ़र्क क्या रहा? फिर इलाज के लिए आना उनका क्यों ज़रूरी था? तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमने एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत उनको डील करना है। स्पिरिचुअल हीलिंग से लेकर, योगा मेडिटेशन से लेकर, साइकेट्रिक असिस्टेंस, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस, नर्सिंग असिस्टेंस, ओवरऑल अप्रोच हमने अपनी तरफ से ऐसे रखना है कि मरीज़ की पूरी लाइफ की जो एरियाज़ है उस पे हम काम करें, उनको वापस हम नॉर्मल लाइफ की तरफ ले। थैंक यू सो मच अजहर साहब, आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया जी। नाज़रीन मोहतरम, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे जिसे कहते हैं अल्लाह निगहबान करने का। आप जो ही आते हैं जी पार्क व्यू रोड के ऊपर, और आपको लेफ़्ट साइड पे बनी गाला का एक बोर्ड नज़र आता है। बनी गाला का ये बोर्ड आप जो ही आगे आएंगे तो बिल्कुल इसी रोड के ऊपर बाज़ार जो ही ख़त्म होगा तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सेंटर मौजूद है। मैं नीचे इनका नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं कॉल पे, और असद साहब का भी नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और इनका एड्रेस भी हम दे रहे हैं आप लोगों को। जो रब्ता करना चाहे, इस अदारे में आना चाहे और अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को जो है इस लानत से महफूज रखना चाहे, वो रख सकता है। यकीनन नाउमीदी कुफ्र है, और इस बात पे नाउमीद हो जाना कि वो शख्स तो अब हो ही नहीं सकता ठीक, ऐसा मत सोचें, बल्कि उनको इन इदारों में लेकर आएँ। इंशाअल्लाह ये इदारा इतना बेहतरीन काम कर रहा है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो भी हूँ कि इस जैसे जितने इदारे हैं और असद भाई जैसे जितने नौजवान हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके रोटी रोज़ी में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और मज़ीद उनको इस्तिकामत के साथ ये काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगले शो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह ने के पाल।